नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें जो है शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर। दरअसल ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज 11 बजे पेश होने के लिए समन भेजा था। और संजय राउत ने ईडी के सामने जो है आज अपनी पेशी नहीं की, आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए और एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि संसद का सत्र इस समय चल रहा है, मैंने ईडी से पेशी के लिए छूट मांगी है। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर संजय राउत को लेकर, और संजय राउत को ईडी की तरफ से समन भेजा गया था पेश होने के लिए। तो संजय राउत आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उनके वकील विक्रांत सबने ने बोला कि संजय राउत अगली तारीख पर पेश होंगे और ईडी से हमने अगस्त के पहले सप्ताह तक का समय मांगा है और हमें 7 अगस्त तक का समय दे दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग इस केस में संजय राउत को अब 7 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने के लिए बोला जाएगा। संजय राउत ने दिल्ली में चल रहे संसद सत्र का हवाला देते हुए कुछ समय की मोहलत मांगी थी, जो कि अब उन्हें दे दी गई है। संजय राउत ने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया है, ये बातें उन्होंने कही हैं और ये आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके बेहद करीबी हैं संजय राउत और काफी वफादार हैं। और महाराष्ट्र में चल रहे इस समय सियासी घमासान के बीच हर विवाद पर संजय राउत की तरफ से कुछ ना कुछ बयान आता रहता है और सुर्खियों में वो बने रहते हैं, जिसको लेकर शिवसेना के ही नेता उनकी बड़बोली बातों का विरोध करते हैं। दरअसल अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की बात की जाए तो 1 जुलाई को पूछताछ हुई थी और जांच अधिकारियों के साथ संजय राउत ने काफी समय बिताया था, काफी लंबी जांच हुई थी उनसे। इस दौरान पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। ईडी की तरफ से जो ये पूछताछ हुई थी, इसके बाद संजय राउत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बोला था कि मैंने पूरा सहयोग दिया है ईडी को और उनके सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है और अगर वो दोबारा मुझे बुलाते हैं तो मैं फिर से पेश होऊंगा। लेकिन आज संसद के मानसून सत्र की ओर इशारा करते हुए संजय राउत पेश नहीं हुए और उनके वकीलों की तरफ से अगस्त के पहले सप्ताह का जिस हिसाब से समय मांगा गया, जो जैसा कि हमने आपको बताया, अब 7 अगस्त की तारीख तय की गई है। और मीडिया से बोलते हुए उस समय संजय राउत ने बोला था कि वह निडर हैं और निडर थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं किया। तो इस तरह की बातें संजय राउत की तरफ से की गई और इस मामले ने जो है अब तेजी पकड़ी है जब शिवसेना में पार्टी के चुनाव चिन्ह और उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित सरकार के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच संगठन के नियंत्रण को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। इससे पहले भी ईडी ने अपना शिकंजा इस मामले में कसा है। दरअसल बात की जाए अगर अप्रैल महीने की, तो अप्रैल में ईडी की जांच के तहत संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। कुर्क की गई संपत्तियां पालघर, सफल जो कि पालघर का ही एक शहर है, और ठाणे जिले के पड़गा में प्रवीण राउत जो कि संजय राउत के सहयोगी हैं, और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक के पास ये जमीन के रूप में है। संपत्तियों में वर्षा राउत के पास उपनगर दादर में एक फ्लैट और अलीबाग में समुद्र तट पर 8 भूखंड शामिल हैं, जो संयुक्त रूप से वर्षा राउत और सपना पाटकर के पास। अब सपना पाटकर कौन है? संजय राउत के एक बेहद करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी सपना पाटकर। और एजेंसी संजय राउत से प्रवीण राउत और पाटकर के साथ उनके संबंध और व्यापार के बारे में जानना चाहती है, ऐसा सूत्रों के हवाले सुनने को मिला। और इतना ही नहीं, उनकी पत्नी से जुड़े संपत्ति स्रोतों के बारे में भी एजेंसी पता लगाना चाहती है। फरवरी महीने में प्रवीण राउत जो कि संजय राउत के दोस्त हैं, उनको गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने बोला था कि वह मोर्चे के रूप में काम कर रहे हैं, ये बताया था, और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मिलीभगत कर रहा है। इतना ही नहीं, एजेंसी ने यह भी बोला था कि प्रवीण राउत के कुछ राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों को भुगतान उसने किया था।
और एजेंसी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा था कि अलीबाग भूमि सौदे में पंजीकृत मूल्य के अलावा जो विक्रेता हैं उनको नगद में भुगतान किया गया। ईडी ने प्रवीण राउत को मुंबई के गोरेगांव इलाके में विकास से संबंधित 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित भूमि घोटाले से जुड़ी जांच में गिरफ्तार किया था। और फिलहाल अगर बात की जाए प्रवीण राउत की तो वो न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पहले बोला था कि बताया था जैसा कि इस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड विकास में शामिल था, जिसमें महाराष्ट्र एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से संबंधित 47 एकड़ में 672 किराएदार रहते थे। दरअसल मंगलवार को भी इस मामले में जो है पूछताछ हुई और इस पूछताछ के लिए सपना पाटकर को बुलाया गया, जहां सवाल जवाब के इस दौर में सपना को शाम तक वापस जाने दिया गया। वहीं बात की जाए अगर पाटकर की तो देर रात तक उनसे सवाल जवाब एजेंसी की तरफ से चलते रहे और अभी जांच एजेंसी ने दोनों से पूछताछ के बाद सफाई देने के लिए बुलाया था संजय राउत को। और हाल ही में पाटकर के आवास पर हुई तलाशी के दौरान ईडी को विभाग जो ये जमीन है उसके दस्तावेज भी मिले हैं। और पूछताछ के दौरान सपना ने यह भी बताया, बड़ा खुलासा किया है कि जमीन खरीदने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया गया था। यह बड़ा खुलासा पूछताछ के दौरान किया है और उनके पास कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें रखी गई सपना पाटकर की तरफ से। और जांच एजेंसी को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर नियंत्रण संजय राउत का, तो बड़े आरोप संजय राउत पर लगते हुए। आइए आपको इस भूमि घोटाले के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुंबई के गोरेगांव में ये स्थित है और इस घोटाले की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार ने चौल में रहने वाले 672 किराएदारों को फ्लैट देने के लिए सरकारी योजना बनाई। और उस सरकारी योजना के बाद गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किराएदारों के लिए फ्लैट बनाने का ठेका दिया। कंपनी ने 672 फ्लैट किराएदारों को देकर 3000 फ्लैट महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण को हैंडओवर करने थे। और यह आरोप लगा है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ना तो चौल में रहने वाले लोगों के लिए फ्लैट बनाए और ना ही विकास प्राधिकरण को कोई फ्लैट सौंपा गया। तो ये बड़े आरोप उन पर लगे। और वहीं संजय राउत की अगर बात की जाए इस मामले में तो उन्होंने तंज कसते हुए इस मामले में कहा था कि आयकर विभाग का महत्व कम होता जा रहा है। इससे पहले कोई ठोस अगर कोई गंभीर कुछ काम हो तो उसमें कार्रवाई की जाती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में एजेंसी के द्वारा कार्रवाई तब होती है जब कोई राजनीतिक दल अपना गुस्सा निकालना चाहता हो। तो इस तरह की बातें जो है संजय राउत ने की थी। और वहीं इस ईडी कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र में सियासी जो घमासान चल रहा है पिछले 1 महीने से, उसके चलते नवनिर्वाचित बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की जो सरकार बनी उस सरकार को भी ठाकरे गुट की तरफ से ईडी सरकार कहा जा रहा था लगातार, जिसका उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रोचक अंदाज में जवाब दिया था और कहा था कि हाँ हम ईडी सरकार हैं, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ईडी सरकार हम हैं। तो इसी बीच इस ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई में आज संजय राउत पेश नहीं हुए, जो अभी लगातार कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं इस मामले में कि उद्धव ठाकरे गुट को ही संगठनात्मक तौर से पार्टी की सभी जिम्मेदारियां दी जाएं, क्योंकि पार्टी उन्हीं की है। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी, कोई इस पार्टी को छीन नहीं सकता चाहे कितने भी गुट बन जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जब ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो उस समय पेश ही नहीं होते हैं संजय राउत ईडी के सामने और उनके वकील की तरफ से और समय मांगा जाता है। तो अब और इसमें कुछ हफ्तों का समय दिया गया है। लेकिन इसी बीच अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। लोग बार बार ये सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बोल रहे हैं कि आखिरकार संजय राउत कब तक ईडी से भागेंगे, कब तक अपना पीछा छुड़ाकर भागेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन ईडी इस मामले में, इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा के भी घोटाले की बात सामने आई है, इसको लेकर के जो भी सच्चाई है उसको देश के सामने रखा जाएगा। और अगर संजय राउत इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं और जिस तरह के जो उनके सहयोगी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो खुद संजय राउत का नाम इसमें लेकर के सामने आ रहे हैं कि इसमें पूरा नियंत्रण संजय राउत का था,
तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं यहां पर संजय राउत इसमें लिप्त पाए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी अभी ईडी की कार्रवाई इसमें होना बाकी है, इसमें और पूछताछ होना अभी बाकी है। कल ही लंबी 10 घंटे की पूछताछ जो है पाटकर फैमिली से हुई है और अब देखना होगा कि आगे 7 अगस्त तक का समय तो मांग लिया है संजय राउत ने, लेकिन तब तक क्या वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत पेश कर पाते हैं ईडी के सामने, या फिर ईडी अपना शिकंजा ऐसे ही संजय राउत पर कसता रहेगा। आपके इस मामले पर क्या विचार हैं, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आपकी जो राय है, जो भी विचार हैं, ईडी की तरफ से जो समन पेश किया गया था उसमें संजय राउत नहीं पेश हुए और अब 7 अगस्त तक का समय उन्होंने मांगा है जो दे दिया गया है। इस पर आप जो भी कहना चाहते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।